Good morning, students. Today we are going to start with our poem Christabel, Part First by Samuel Taylor Coleridge. So, S.T. Coleridge is one of the best well known poets of Romantic age, and Coleridge and Wordsworth they worked together in collaboration on their work in Preface to Lyrical Ballads. तो लिरिकल बैलेड्स में दोनों ही पोइट्स ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है पोइटिकल वर्क्स में। और ये जो पोएम है क्रिस्टाबेल पार्ट फर्स्ट, इसके एनालिसिस को आज आप देखेंगे। इट्स अ मिडल ऑफ द नाइट बाय द कैसल क्लॉक एंड द आउल्स हैव अवेकन द क्रोइंग कॉक टू विट टू एंड हार्क अगेन द क्रोइंग कॉक हाउ ड्राउजिली इट क्रू। पोएम की जो ओपनिंग है इन लाइन्स से क्लियर हो रहा है that we are talking about something supernatural, because this poem falls into the category of supernatural poetry. Christabel. Okay, so आधी रात का टाइम है। कैसल जो बड़ा सा जो महल है, कैसल है, वो जो दुर्ग है, उसका जो क्लॉक है वो घंटा बजता है। हमें मालूम चल जाता है कि 12 बजे हैं। रात में उल्लू की आवाज़ आ रही है, टू वेट टू वो हाक इज लिसन। और फिर सुनिए, जो कॉक है वो भी क्रो कर रहा है, लेकिन रात में अचानक से, क्योंकि उसे घंटे की आवाज़ सुनाई दी है, बेल की आवाज़ सुनाई दी है, सॉरी क्लॉक की आवाज़ सुनाई दी है, इसलिए वो शायद नींद में ही उसने बोलना शुरू कर दिया है। तो यहाँ जो पोएम है उसकी सेटिंग्स में हमें बताया जा रहा है कि देयर वी हैव अ मिडीवियल इंग्लिश कैसल। मिडीवियल एज का है ना, एक कैसल है, इंग्लिश कैसल, जहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो कैसल है इज़ डिस्क्राइब्ड एज वुडलैंड कैसल। वुड स्टैंड्स एट द डिस्टेंस ऑफ अबाउट अ फरलॉन्ग फ्रॉम द कैसल गेट। वुड सैंड्स, वहाँ पास ही में जंगल है, जंगल की जो रेत है वो वहाँ तक आवाज़ आ रही है। और कैसल इज सराउंडेड बाय अ मोट प्रिज्यूमेबली स्पैन्ड बाय अ स्मॉल ब्रिज, है ना। ऐसा लगता है एक छोटा सा ब्रिज है, उसके ऊपर ये कैसल बना हुआ है उस पुल पे। एंड द प्रेजेंट पोएम द पोएट हैज़ रिप्रेजेंटेड द मिडीवियलिज्म ऑफ द इंग्लिश पीपल ऑन अ ग्रैंड स्केल। Here we have poetic visions of medieval English civilization, culture, superstitions. Describing the castle, the poet says, castle clock was strike 12. मिडनाइट आवर की बात कर रहा है। जब हम पोएम की स्टार्टिंग हो रही है, हमें पोएट बता रहा है कि रात के 12 बज रहे हैं, आधी रात हो गई है, आउल की आवाज़ आ रही है, टू विट टू हो, और साथ ही साथ जो क्रो है, कॉक जो है, वो भी ड्राउजीली, नींद में उनींदा सा ही क्रोस, उसकी भाग देने की आवाज़ सुनाई देती है। तो ये पोएम जो है वो आपको एकदम एक सस्पेंस क्रिएट कर रही है कि व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट, है ना। अब हम कोई ऐसी पोएम पढ़ने वाले हैं जिसमें कोई अलग सी बात होने वाली है। हमें लगता है कोई भूत आएगा, आधी रात का टाइम है, अब कोई जिन आएगा, कोई भूत आएगा, लाइक दैट। तो नेक्स्ट स्टैंजा है, सर लियोन द बैरन रिच had a toothless mastiff mitch from her kennel beneath the rock she maketh answer to the clock, 4 for the quarters and 12 for the hour, ever and a by shine and shower, 16 short howls not over loud, some say she sees my lady's shroud। अब ये जो लाइन्स हैं ये और ज़्यादा सस्पेंस को बढ़ा रही हैं। क्यों? क्योंकि जब 12 बजे का घंटा बजता है, 12 बजते हैं, 12 बजने के साथ ही आपको उल्लू की आवाज़ सुनाई देती है, आपको कॉक की आवाज़ सुनाई देती है, मुर्गा भी है वो भी आवाज़ कर रहा है, और साथ ही साथ उनकी जो एक बिच है जो सर लियोन ने अपने कैसल में पाल रखी है, वो अपने कैनल से, कैनल कहते हैं द प्लेस वेयर डॉग लिव्स, ओके। तो यहाँ ये बिच रहती है, वहाँ से वो 12 बजे के घंटे की आवाज़ के साथ ही वो भी ज़ोर से आवाज़ करती है। एंड बिकॉज ऐसा कहते हैं कि जो डॉग्स होते हैं उनको
किसी तरह की भी अगर कोई इविल स्पिरिट होती है, उनको सबसे पहले वो डॉग्स देख पाते हैं, तो वो सेंस कर लेता है दैट समथिंग रॉन्ग इज़ गोइंग टू हैपन. एंड शी ऑलवेज मेक्स 16 हाउस फ्रॉम 11 to 12 विच आर शॉर्ट एंड मॉडरेटली लाउड. है ना. हमें बताया जा रहा है कि जैसे ही कॉक स्ट्राइक करता है, क्लॉक की घंटी के बजने की आवाज़ के साथ ही रात के 12 बजे जैसे पता चलता है कि वो जो घंटा है, आपने देखा होगा बड़ी पहले जो पुरानी क्लॉक होती थी, 12 बार वो घंटा बजता है बताने के लिए कि इट्स 12 o'clock, इट्स मिडनाइट, आधी रात का समय है. वेदर इट्स रेनी और मून लाइट, शी ऑलवेज मेक्स 16 हाउस फ्रॉम 11 to 12. 11 से 12 के बीच में वो कम से कम 16 बार हाउल्स, तेज़ आवाज़ करती है ये जो बिच है. शॉर्ट एंड मॉडरेटली लाउड, उसकी जो आवाज़ होती है, कूं कूं की जो आवाज़ जैसे डॉग्स करते हैं, वो शॉर्ट और मॉडरेट होती है. मॉडरेटली लाउड, मॉडरेट मतलब जो थोड़ी सी सहने लायक हो, लेकिन हल्की सी लाउड होती है. द पोएट फर्दर सेज दैट सम पीपल ऑफ द कैसल से एट द सेम टाइम शी परसीव्स लेडी लियोन्स गोस्ट दैट कीप्स वॉन्डरिंग हियर एंड देयर इन द कैसल. As we know that Coleridge is well known for creating supernatural elements through his poem. And this very quality of the poet is best depicted when he talks about the howling of the she-bitch, that she gives an answer to the clock's each strike. यानी क्लॉक में जब 12 बार घंटी बजते हैं, उस घंटों के साथ में, उस आवाज़ के साथ में, यानी घड़ी की आवाज़ के साथ वो जो शी बिच है वो उसको जवाब दे रही है, वो हाउलिंग साउंड क्रिएट कर रही है. और कैसल में रहने वाले लोग ये विश्वास, उनका ये विश्वास है कि यहाँ पर जो क्रिस्टाबेल है, उसकी जो मदर है जिसकी डेथ हो चुकी है, और उनका जो श्राउड, श्राउड कहते हैं कि उनका जो प्रेत है, उनका जो गोस्ट है, वो यहाँ वहाँ घूमता है. और उस गोस्ट को लेडी लियोन को केवल वो जो शी बिच है वो देख पाती है, और वो इस प्रकार से आवाज़ कर रही है. Is the night chilly and dark? The night is chilly but not dark. The thin grey cloud is spread on high. It covers but not hides the sky. The moon is behind and at the full, and yet she looks both small and dull. The night is still, the cloud is grey. It's a month before the month of May, and the spring comes closely by up this way. फर्स्ट स्टैंजा में कॉलरिज ने हमें बताने की कोशिश की कि सुपर नेचुरल एलिमेंट्स में डील करने में उसे मज़ा आता है. वो इस तरह की सुपर नेचुरल थिंग्स को वो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है अपनी पोइम्स में. और मैंने जैसा शुरू में बताया आपको कि क्रिस्टाबेल इज़ वन ऑफ दैट सुपर नेचुरल पोइम्स की कैटेगरी में ही वो बिलोंग करती है. एंड जैसे हम फर्स्ट शुरू की लाइंस पढ़ते हैं सर लियोन के कैसल के बारे में, फिर उस कैसल में बजने वाले उस घंटों के बारे में, और घंटों के साथ में उस डॉग के विम्परिंग साउंड के बारे में, वो जो लाउड साउंड सुनाई दे रहा है, ये सारा कुछ एक है ना सुपर नेचुरल एलिमेंट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. हमें एक बड़ा ही भयानक सा दृश्य दिखाया जा रहा है ताकि हम आगे आने वाले कुछ जो आगे होने वाला है उसके लिए तैयार हो जाएं. फिर वो बताता है कि नाइट बहुत ही, अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें बताया गया है कि नाइट जो है वो कहती है चिली एंड डार्क. चिली मतलब ठंडी, डार्क अंधेरी. तो फिर वो पूछता है क्या रात अंधेरी है, क्या रात डार्क है? तो वो कहता है नहीं, नाइट चिली तो है लेकिन डार्क नहीं है. थिन ग्रे क्लाउड, एक पतला सा ग्रे कलर का बादल उसने आसमान को ढक रखा है. उस बादल के पीछे, लेकिन उस बादल के पीछे मून है, और मून जो है वो फुल मून है. एंड क्योंकि बादल से ढक गया है तो वो कैसा लग रहा है, स्मॉल और डल लग रहा है, बिकॉज इट्स कवर्ड बाय द क्लाउड्स. ग्रे क्लाउड से ढका हुआ है. नाइट इज़ चिल, द क्लाउड इज़ ग्रे, इसलिए रात जो है वो कैसी है, चिली, ठंडी ठंडी हवा चल रही है. क्लाउड ग्रे है. और मंथ ऑफ मे, साथ ही साथ महीना कौन सा है, मंथ, महीने की बात वो कर रहा है, तो मई का महीना है. स्प्रिंग कम स्लोली अप दिस वे, धीरे धीरे स्प्रिंग जो है, ठंडा मौसम, सुहावना मौसम जो है अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा है. तो यहाँ
जो पोएट है पोएम के थ्रू हमें सस्पेंस के लिए तैयार कर रहा है ना। चिली विंड है, डार्क रात, डार्क तो नहीं है, डार्क इसलिए नहीं है क्योंकि फुल मून नाइट है। मून इज़ कवर्ड बाय द ग्रे क्लाउड, है ना, क्लाउड्स ग्रे हैं। और मई का महीना है और स्प्रिंग की बात वो कर रहे हैं कि अप्रैल जो है, अप्रैल ख़त्म हो रहा है। द पोएट सेज इट्स अप्रैल एंड द स्प्रिंग इज़ ग्रेजुअली शोइंग इटसेल्फ इन दिस रीजन। अप्रैल के बाद क्योंकि मई आती है और अप्रैल के महीने में ऐसा कहते हैं ना, स्प्रिंग टाइम होता है, पूरा चारों तरफ सुंदर फूल खिल जाते हैं, लाइक दैट। तो उसी अप्रैल सीज़न को डिस्क्राइब करता हुआ वो कह रहा है कि वी आर ग्रेजुअली गोइंग टूवर्ड्स द मंथ ऑफ मे। एंड विद दिस यहाँ पर हम इस पोएम को थोड़ी देर रोक रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। यहाँ इसके बाद लेटर पार्ट जो है पोएम के, अभी हमने 3 स्टांजास देख लिए हैं और लेटर जो पार्ट है उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो विद दिस थैंक यू सो मच।